दोस्तों, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने तीनों का आंसर सही से बता दिया तो आप दुनिया के 1% लोगों में से हैं, और अगर नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, आप भी मेरे जैसे 99% लोगों की तरह हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपको याद है आप 13 फरवरी 2021 को क्या कर रहे थे? दूसरा क्वेश्चन, 526 मल्टीप्लाइड बाई 44 कितना होता है? तीसरा क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बचपन में भी इतने ही तेज थे क्या जितने वो बाद में हुए? तो आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया? कोई बात नहीं, अगर आप आंसर्स नहीं दे पाए। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आंसर्स दे पाते हैं, और उनमें से ही एक थी जिल प्रिंस AKA एजे। वो एक ऐसी महिला हैं जिनको ये बहुत अच्छे से याद है वो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले क्या कर रही थी। उन्हें तो 14 साल की उम्र से किस दिन क्या किया सब याद है। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, जिसे हाइपरथेमेसिया या हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी HASM के रूप में जाना जाता है, वो उन्हें 99% लोगों से अलग करती है। शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, उनके अंदर मेंटल कैलकुलेशन के लिए एक जन्मजात प्रतिभा थी, और वो बहुत ही तेज और एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी। वो बड़े नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से कर सकती थी, जो उन्हें 99% लोगों से अलग करती है। एक बच्चे के रूप में आइंस्टाइन बहुत क्यूरियस थे, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अपनी इनिशियल लर्निंग में उनको बहुत दिक्कत आई, लेकिन बाद में आइंस्टाइन की मेंटल एबिलिटी चमकने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और सेल्फ लर्निंग में तल्लीन हो गए। और सब जानते हैं कि आइंस्टाइन कौन थे, और वो 99% में नहीं बल्कि 1% लोगों में आ गए। ऐसा क्या था कि वो सब बाकी 99% लोगों से अलग थे? वो था उनका ब्रेन। उन्होंने अपने ब्रेन को उस कैपेसिटी तक यूज किया जिसका आम आदमी नहीं करता या नहीं जानता कि वो भी उसका ऐसा यूज कर सकता है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है अगर आपके तीनों आंसर्स गलत हो गए या बता ही नहीं पाए, या आपको लग रहा है कि आप 99% लोगों में हैं, क्योंकि आप भी बाकी के 1% लोगों में आ सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं ऑथर जॉन मदीना। और आज हम जॉन मदीना की बुक ब्रेन रूल्स के बारे में बात करेंगे। 2008 में पब्लिश्ड यह बुक ह्यूमन ब्रेन का हमारे डेली लाइफ पे क्या और कितना इम्पैक्ट है उसके बारे में फोकस करती है। यह बुक ह्यूमन ब्रेन साइंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, जो कि हमें यह समझाता है कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है और कैसे उसका मैक्सिमम यूज हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस दिला सकता है, कुछ भी याद रखने के लिए या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आइए बात करते हैं इस बुक के कुछ रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। ब्रेन रूल्स के सबसे अट्रैक्टिव एस्पेक्ट्स में से एक है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ब्रेन फंक्शन पर। वह इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में किए गए एक स्टडी के बारे में बताते हैं, जिसमें यह रिसर्च किया गया था कि रेगुलर एक्सरसाइज हिप्पोकैम्पस के आकार को बढ़ाता है। हिप्पोकैम्पस एक छोटी सी हॉर्स के साइज का एक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के बहुत अंदर सिचुएटेड है, स्पेशली इन द मीडियल टेम्पोरल लोब। इसका मेन काम है आपकी मेमोरी को बनाना और उसको याद रखने में। इस स्टडी में यह बताया गया है कि एक्सरसाइज से नए न्यूरॉन्स ब्रेन में डेवलप होते हैं, जो कि ब्रेन के कॉग्निटिव पावर को इंक्रीज करते हैं। तो सिर्फ दिन भर एक कमरे में अपने चेयर पर बैठकर बुक्स में घुस जाने से ब्रेन की पोटेंशियल नहीं बढ़ती। अगर आपको अपनी ब्रेन की पोटेंशियल को बढ़ाना है, एवरीडे एक्सरसाइज तो करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जो बिडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट। बिडेन 80 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। 80 इयर्स के होने के बावजूद वो भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एकदम फिट हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि 50-55 साल के होने पर खुद को बुढ़ा मानने लगते हैं। रूल नंबर 2, स्लीप वेल, थिंक वेल। बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ गुड स्लीप को भी ब्रेन की पावर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। मदीना नींद के डिफरेंट स्टेजेस और उनके रोल आपकी मेमोरी फॉर्मेशन, रिटेंशन, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे नींद की कमी हमारे फोकस, डिसीजन को निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। डॉक्टर रोजलैंड, जो कि एक US सेनेटर थे, उन्होंने 2010 में एक स्टडी की थी स्लीप एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग पुअर स्लीप क्वालिटी, फटीग और प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। मदीना बताते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस का हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। स्ट्रेस से हमारे फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में कमी आ सकती है। मदीना कहते हैं कि कैसे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल नए मेमोरी के क्रिएशन में इंटरफेयर करता है। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन प्रोडक्टिविटी को दिखाने के लिए क्रिस बॉम ने 1993 में एक रिसर्च किया था जिसका नाम था टावर ऑफ लंदन। इसमें पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था। एक था कंट्रोल ग्रुप, दूसरा था स्ट्रेस ग्रुप। स्ट्रेस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को टास्क देने से पहले ऐसे काम दिया गया जिससे बहुत स्ट्रेस आता है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग और मेंटल अरिथमेटिक टास्क। और कंट्रोल ग्रुप को नॉन स्ट्रेसफुल टास्क दिया गया। स्ट्रेस इंडक्शन के बाद दोनों ग्रुप को टावर ऑफ लंदन टास्क कंप्लीट करने को बोल दिया गया। स्टडी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस ग्रुप का परफॉर्मेंस
टावर ऑफ लंदन टास्क में बहुत कम था कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। स्ट्रेस पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा टाइम लगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उन्होंने ज्यादा गलतियां की, जो कि इंडिकेट करता है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। स्टडी बताती है कि कैसे स्ट्रेस हमारे प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है और अंडर स्ट्रेस हमारा एबिलिटी टू प्लान, प्रॉब्लम सॉल्व और टेकिंग डिसीजन को डायरेक्टली हिट करता है। इसलिए स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। मदीना कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे होते हैं वो बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल का ब्रेन यूनिक है और अलग तरीके से बना है। मदीना एक रिसर्च के बारे में बताते हैं जिसमें कि ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स का यूज किया गया था, जैसे कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (fMRI), जिससे ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि देयर इज अ डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिविजुअल्स। ये रिसर्च इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोच के बारे में बताती है। हर एक के सीखने का तरीका, समझने का तरीका अलग है। हर एक इंडिविजुअल हर एक प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखता है, अलग टाइम लेता है सॉल्व करने में। इसलिए मदीना बताते हैं सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेम्बर। मदीना साइंस ऑफ रिपीटिशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं। वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस रिपीटिशन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर ओवर द टाइम किसी भी इंफॉर्मेशन पर रिपीटेड एक्सपोजर देते हैं, उसे सीखने में बहुत हेल्प होती है। वो डेली स्टडी रूटीन की आदतों में फ्लैश कार्ड, सेल्फ क्विज और प्रैक्टिस जैसे टेक्निक्स को शामिल करने का सुझाव देते हैं। ये टेक्निक्स न्यूरॉन कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने और इन्फॉर्मेटिव रिकॉल को इम्प्रूव करने का काम करती है, जिससे कि हमारी समूची लर्निंग इम्प्रूव होती है। अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो बार बार उस चीज को रिपीटेड इंटरवल पर याद करो। इससे आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को आप आराम से याद कर लोगे और लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो आपके लॉन्ग मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बुक से हमने जाना कि कैसे हम ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही इसकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल, इन ब्रेन रूल्स पर अगर आपने फोकस किया तो आप 99% से निकलकर एलाइड ग्रुप ऑफ 1% में आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।